भारत में तीन शब्द हैं जिनका नाम लेते ही देश दो हिस्सों में बढ़ जाता है, मंदिर, मस्जिद और आरक्षण। भारत में अगर कोई एक शब्द है जिसे 75 साल से देश की राजनीति, शिक्षा और नौकरी को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है, वो है आरक्षण। सोचिए, एक शब्द और 140 करोड़ लोगों की किस्मत। कॉलेज में एडमिशन इसी से तय होता है, सरकारी नौकरी इसी से मिलती है, चुनाव इसी के नाम पे जीते जाते हैं। एक तरफ करोड़ों इसे सामाजिक न्याय कहते हैं, दूसरी तरफ करोड़ों लोग इसे भेदभाव कहते हैं। गरीब जनरल का लड़का कहता है मेरे 95% होने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ। दूसरी तरफ एक दलित का लड़का कहता है अगर आरक्षण नहीं होता तो आज मैं भी खेत में खेती कर रहा होता। सवाल यह है कि आरक्षण आया कब और क्यों आया, इसे बनाने वाले कौन थे, बीच बीच में कौन कौन से आयोग बने और आज 2026 में इसका नतीजा क्या है। क्या आरक्षण ने वाकई समाज को बराबर किया या नए झगड़े पैदा कर दिए? आज इस वीडियो में हम खोलेंगे आरक्षण की पूरी फाइल, संविधान से लेकर मंडल कमीशन तक, और आखिरी में बताऊंगा कि 2030 में इस आरक्षण का क्या होने वाला है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि हर 2 मिनट बाद एक ऐसा सच आएगा जो आपने इसके पहले कभी नहीं सुना होगा। सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली ऐसी वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। कुछ लोगों का मानना है कि आरक्षण की कहानी शुरू होती है लगभग 4000 साल पुरानी जाति व्यवस्था से। कुछ लोगों का कहना है सदियों तक दलित, पिछड़े और आदिवासी समाज को शिक्षा, मंदिर और नौकरियों से दूर रखा गया। इन्हें स्कूल में घुसने नहीं दिया जाता था, कुएं से पानी नहीं भरने दिया जाता था। यह सिर्फ भेदभाव नहीं था, ये 1000 साल पुरानी गुलामी थी। आधुनिक आरक्षण की शुरुआत अंग्रेजों के समय में हुई थी। 1902 में महाराष्ट्र के कोल्हापुर के राजा छत्रपति साहू महाराज ने पहली बार पिछड़ी जातियों के लिए 50% आरक्षण दिया था। जो पहले ऐसे वो राजा थे जिन्होंने कहा कि अगर समाज को आगे बढ़ाना है तो सबको मौका देना जरूरी है। फिर आए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो खुद एक दलित थे। स्कूल में उन्हें क्लास से बाहर बैठना पड़ता था, पानी का गिलास अलग से था जिसमें उनको पानी पीना पड़ता था। इसी दर्द ने उन्हें संविधान बनाने पर मजबूर कर दिया। संविधान बनाते समय 26 जनवरी 1950 को 3 बड़े प्रावधान इसमें जोड़े गए। पहला, अनुच्छेद 15D, राज्य, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान बनाया गया। फिर नेक्स्ट आता है आर्टिकल 16D, सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण दिया गया। फिर आता है अनुच्छेद 330, 332 जो कि SC ST के लिए संसद और विधानसभा में सीटों को आरक्षण प्रदान करता है। नेहरू जी और अंबेडकर जी दोनों का मानना था ये अस्थायी होना चाहिए, मतलब ये आरक्षण सिर्फ और सिर्फ 10 साल के लिए दिया गया था। मकसद था समानता लाना कि 10 वर्ष में सब बराबर हो जाएंगे, फिर आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ेगी लोगों को। लेकिन वर्ष 1960 आया, आरक्षण बढ़ गया। 1970 आया, फिर से आरक्षण बढ़ गया। 1980 आया, 90 आया, 2000 आया, आरक्षण लगातार कंटिन्यू होता रहा। अब सवाल यह है कि 10 साल वाला आरक्षण 75 साल कैसे बन गया? लेकिन क्या आप जानते हैं कि आरक्षण शब्द संविधान में कहीं है ही नहीं, इसको विशेष प्रावधान के नाम से जाना जाता है। और अगर 10 साल के लिए यह आरक्षण था तो फिर 75 साल क्यों चला गया? इसका जवाब आगे मिलेगा वीडियो में आपको, आप इस वीडियो में बने रहिए। संविधान में आरक्षण का जिक्र था, लेकिन किसे पिछड़ा माना जाए ये कुछ भी तय नहीं था। इसी के लिए सरकार ने कई आयोग बनाए। सबसे पहला आयोग बना कालेकर आयोग 1953 में। पहला पिछड़ा वर्ग आयोग, अध्यक्ष थे इस आयोग के काका कालेकर जी। इन्होंने 2399 जातियों को पिछड़ा बताया। रिपोर्ट 2500 पेज की थी जो कि नेहरू जी को सौंपी गई। लेकिन नेहरू जी ने रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया और उन्होंने कहा कि जाति के नाम पर देश को नहीं बांटा जाएगा। 2 साल की मेहनत और पूरी रिपोर्ट कबाड़ में। दूसरा आयोग मंडल आयोग 1979 से, ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था इस रिजर्वेशन के लिए। जनता पार्टी की सरकार थी। बीपी मंडल की अध्यक्षता में आयोग बनाया गया। बीपी मंडल खुद बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके थे। 1 साल बाद 1980 में रिपोर्ट सबमिट की गई। आयोग ने सुझाव दिया कि देश की 52% आबादी लगभग ओबीसी है। इसके लिए केंद्र सरकार की नौकरियों में ओबीसी को लगभग 27% आरक्षण मिलना चाहिए। साथ में ही आयोग ने कुछ पैमाने बनाए जैसे कि सामाजिक, शिक्षा, आर्थिक, इस पैमाने पर आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन ये रिपोर्ट भी 10 साल तक फाइलों में पड़ी रही। कोई सरकार हिम्मत नहीं कर पाई कि इसको कुछ आगे परस्यू किया जाए। और तीसरी स्ट्रक्चर कमेटी 2005 में बनी। इसमें मुसलमानों
को भी सामाजिक और आर्थिक स्थिति इस रिपोर्ट में बताई गई और कहा गया कि मुस्लिम भी सबसे पिछड़े हैं। रिपोर्ट में आया कि मुसलमानों की स्थिति दलितों से भी बदतर है, इसलिए उनको भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अगला आयोग बनता है रोहड़ी आयोग। 2017 में मोदी सरकार ने ओबीसी के अंदर भी उप वर्गीकरण के लिए आयोग बनाया, क्योंकि आरोप था कि ओबीसी का फायदा सिर्फ यादव, कुर्मी, जाट जैसी बड़ी जातियां ही ले रही हैं। छोटी लगभग 2000 जातियों को इस रिजर्वेशन का कोई भी फायदा नहीं मिल रहा है। रिपोर्ट 5 बार की तारीख टल चुकी है, अभी भी लंबित है, उसमें कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है। अगला एक आयोग है जो कि बहुत पुराना है, एक अस्थायी आयोग बनाया गया 1993 में। एक अस्थायी आयोग बना, मकसद था हर साल रिपोर्ट देना। उसका नाम दिया गया राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग। लेकिन पिछले 30 वर्षों में इसकी 90% सिफारिशें सरकार ने मानी ही नहीं है, क्योंकि इसका मुख्य कारण है राजनीति। जैसे ही आयोग कुछ बोलता है, वोट बैंक पूरी तरीके से हिल जाता है। मतलब आयोग बनते हैं, रिपोर्ट आती रही, लेकिन जमीन पर कुछ भी नहीं उतरा। अब बात आती है 1990 की, वो रात जिसने पूरे भारत को हिला कर रख दिया। 7 अगस्त 1990 रात के करीब 8 बजे प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने टीवी पर आकर ऐलान किया, मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू होगी, केंद्र सरकार की नौकरियों में ओबीसी को 27% आरक्षण मिलेगा। देश सुन रहा था, 1 मिनट में पूरे भारत में सन्नाटा छा जाता है। लेकिन बात यह आती है कि उस रात अचानक से ये ऐलान क्यों? राजनीतिक जानकार कहते हैं कि पीवी सिंह की सरकार गिरने वाली थी, चुनाव 6 महीने दूर थे और उन्होंने मंडल को ही आखिरी ब्रह्मास्त्र बनाया। बस फिर क्या था, पूरे देश में आग लग गई। समर्थन में राजनीतिक न्याय नाम से रैलियां निकाली गई। बिहार और यूपी जैसे राज्यों में खूब जश्न मनाया गया। वहीं विरोध में देश भर में कॉलेजों के छात्र सड़कों पर उतर आए। दिल्ली में राजीव गोस्वामी नाम के छात्र ने खुद को पेट्रोल जलाकर आग लगा ली, उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद 200 से ज्यादा छात्रों ने आत्महत्या की पूरे देश में। स्कूल बंद रहे, कॉलेज बंद रहे, सड़कें पूरी तरीके से बंद रही और माँ बाप का एक ही सवाल था, हमारा बच्चा मेरिट में फेल हो गया है क्या, इसलिए रिजर्वेशन वालों को प्रायोरिटी मिलेगी। मामला सुप्रीम कोर्ट गया। 1992 में इंदिरा साहनी केस में 9 जजों की बेंच बैठी। 6 महीने तक लगातार इस पे बहस हुई और आखिरी में फैसला आता है कि 27% आरक्षण ठीक है, लेकिन क्रीमी लेयर को बाहर रखो। क्रीमी लेयर का मतलब यह है कि जो लोग ओबीसी कैटेगरी में हैं लेकिन वो अमीर हैं, उन्हें आरक्षण नहीं मिलेगा। साथ में यह भी कहा कि आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसी के साथ राजनीति पूरी तरीके से बदल गई। मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई शुरू हुई। इसी देश में लालू, मुलायम, नीतीश जैसे ओबीसी और क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। 1990 से पहले राष्ट्रीय पार्टी राज करती थी। 1990 के बाद जाति वाली पार्टियों का उदय हुआ। राजीव गोस्वामी की मौत के बाद देश में 17 नए ओबीसी नेता पैदा हुए। यह एक संयोग था या प्लानिंग थी, आप खुद सोचिए और इस पर विचार कीजिए। अब बात करते हैं उस सच की जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करता है। आरक्षण सिर्फ नौकरी नहीं है, यह एक 50,000 करोड़ रुपए का इकोसिस्टम है। दिल्ली के मुखर्जी नगर चले जाइए आप, हर गली में बोर्ड लगा है ओबीसी स्पेशल बैच, 50% फीस कम। यूपी बिहार में जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए 500 से 2000 रुपए तक लगते हैं। एजेंट और दलाल बैठे हुए हैं। वकील हैं जो क्रीमी लेयर से बचाने के लिए केस करते हैं। एनजीओ है जो आरक्षण के नाम पर करोड़ों का फंड लेते हैं। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण गरीबी मिटाने का टूल नहीं है, ऐसा जजमेंट देता है। फिर हर पार्टी इसे गरीब सी क्यों जोड़ती है? क्योंकि आरक्षण का मतलब वोट और वोट का मतलब होता है सत्ता। 2024 में बिहार और महाराष्ट्र के जाति सर्वे में खुलासा हुआ, ओबीसी में सिर्फ 15% ही ऐसी जातियां हैं जो कि लगभग 80% फायदा रिजर्वेशन का ले रही हैं। मतलब 2000 जाति लड़ रही है और फायदा किसको मिल रहा है? सिर्फ और सिर्फ लगभग 200 जातियों को। अब बात आती है कि प्राइवेट कंपनी वाले पूछते हैं कि हम मेरिट पे भर्ती करें या फिर आरक्षण पे। सरकार का जवाब आता है कि ये आपका स्वयं का निर्णय है, ये हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां सरकार के कंट्रोल में नहीं होती है। तो क्या हमने आरक्षण को समस्या का समाधान बनाया है या फिर समस्या ही बना दिया है? सबसे मुख्य सवाल ये आता है, क्या ये सीढ़ी है या एक ऐसा झूला है जिससे कोई उतरना ही नहीं चाहता है? मंडल के बाद आरक्षण में कई बड़े रिफॉर्म्स हुए, जैसे कि 2006 में ओबीसी आरक्षण शिक्षा में मिला। यूपीए सरकार ने आईआईटी, आईएम जैसे संस्थाओं में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण लागू किया, तब भी छात्रों ने प्रदर्शन किया। 2019 में ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया गया। मोदी गवर्नमेंट ने संविधान में 103वां संशोधन करके आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों के लिए 10% रिजर्वेशन दिया और ये पहली बार था जब जाति नहीं
आय देखी गई थी और सालाना 8 लाख से कम कमाने वाले व्यक्तियों को, जो कि जनरल कैटेगरी से आते थे, उनको नौकरी में, शिक्षा में, सारी जगहों पर आरक्षण दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे एक जजमेंट दिया, क्योंकि ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 2022 में 3 और 2 के बहुमत से इस रिजर्वेशन को सही ठहराया गया और कहा गया कि आर्थिक आधार पर आरक्षण किसी तरीके से गलत नहीं है। अब बात आती है आज की स्थिति की। आज की स्थिति 2026 में एससी को 15%, एसटी को 7.5%, ओबीसी को 27% और ईडब्ल्यूएस को लगभग 10% रिजर्वेशन मिला हुआ है। कुल मिलाकर होता है 59.5% रिजर्वेशन। अगर स्टेट वाइज अगर देखा जाए, तमिलनाडु में लगभग 69%, महाराष्ट्र में 62%, कर्नाटका में 56%। इसका मतलब ये होता है कि जनरल कैटेगरी को लगभग 40% सीटें ही बची रहती हैं उनके लिए। लेकिन सवाल आज भी यही है कि क्या आरक्षण गरीबी मिटा पाया है? 75 साल में 100 करोड़ गरीब अभी भी गरीब ही हैं। क्या इसका फायदा सही लोगों तक पहुंचा है? इसका सीधा और साफ जवाब है कि बिल्कुल नहीं। इसका फायदा किसी को सीधे तरीके से नहीं पहुंचा है, क्योंकि जो लोग ऑलरेडी इस सेक्टर में आगे निकल चुके हैं, चाहे वो पढ़ाई के दृष्टिकोण से हो, चाहे वो शिक्षा के दृष्टिकोण से हो, वो ही भी आगे रिजर्वेशन का लाभ लेते रहते हैं। प्राइवेट सेक्शन में आरक्षण क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर सरकार का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आरक्षण की समय सीमा कौन तय करेगा? और यहाँ एक सवाल यह भी है कि क्या आरक्षण सिर्फ भारत में है? इसका जवाब भी नहीं है। अमेरिका में इसे एफर्मेटिव एक्शन कहते हैं, काले लोगों के लिए रिजर्वेशन। लेकिन 2023 में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने उसे पूरी तरीके से खारिज कर दिया और कहा कि जाति के आधार पर भेदभाव पूरी तरीके से गलत है और ये रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। ब्राजील में गरीबी के आधार पर आरक्षण है, अमीर काला हो तो उसको भी रिजर्वेशन नहीं मिलता है। दक्षिण अफ्रीका में ब्लैक इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है, जो भी आरक्षण की कैटेगरी में नहीं आता है। श्रीलंका में 1970 से आरक्षण था, लेकिन 1990 में उसको खत्म कर दिया गया है। चीन में भी आरक्षण नहीं है। अब सबसे मुख्य सवाल यह है कि अगर पूरी दुनिया आरक्षण से बाहर निकल रही है तो भारत 75 साल बाद भी क्यों फंसा हुआ है इस आरक्षण के दलदल में? इसका सीधा और सिंपल जवाब होता है हमारे देश की राजनीति। यहाँ पर आरक्षण कोई मुद्दा नहीं है, ये एक हथियार है वोट बैंक की राजनीति करने का। आरक्षण संविधान की एक ऐसी व्यवस्था थी, इसका मकसद था वर्षों से भेदभाव को लगभग 10 सालों में खत्म करना। लेकिन हमने उस आरक्षण की सीढ़ी को अब झूला बना दिया है। आज 2026 में देश के सामने सिर्फ 3 रास्ते बचते हैं। या तो आप इस आरक्षण को जारी रखिए, लेकिन समस्या क्या है कि अगर आप आरक्षण को जारी रखते हैं तो उससे होगा क्या? उससे होगा कि जाति व्यवस्था और गहरी होती जाएगी, पीढ़ी दर पीढ़ी यही व्यवस्था चलती रहेगी। दूसरे रास्ते हमारे देश में आरक्षण को लेकर ये है कि आरक्षण को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। तो इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि असमानताएं जो पहले थी वो बरकरार रहेगी। पिछले के कुछ वर्षों में जो भी समस्याएं हुई पिछड़ी जातियों के साथ में, वो समस्याएं आगे भी बरकरार रहेंगी। तीसरा सबसे मुख्य और सबसे जो जरूरी सुझाव है, जरूरत आधारित व्यवस्था को देखा जाए, पारदर्शी बनाया जाए और इसको टाइम बाउंड बनाया जाए, जिसमें सुधार करना चाहिए। हर 10 साल बाद इसको रिव्यू किया जाए और विशेषज्ञों का भी यही मानना है कि तीसरा रास्ता ही एकमात्र हल है इस रिजर्वेशन का। लेकिन नेता तीसरा रास्ता क्यों नहीं चुनते हैं? क्योंकि फिर वही बात आती है वोट बैंक। सरकार ने कुछ डेडलाइन तय की है कि 2030 तक सरकार एक बड़ा राष्ट्रीय समीक्षा आयोग लाने वाली है। उसमें तय होगा कि आरक्षण का भविष्य क्या होने वाला है। लेकिन अब यहाँ पे फैसला आपको है कि आपको क्या लगता है कि 75 साल बाद भी आरक्षण जारी रहना चाहिए या खत्म होना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि आने वाली ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।